जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, देश की राजनीति और न्यायपालिका के चौराहे पर एक बार फिर वही सवाल खड़ा है। क्या शब्दों की राजनीति सबूतों से बड़ी हो सकती है? क्या मंच से उछाले गए आरोप अदालत की कसौटी पर खरे उतरते हैं? और क्या एक जिम्मेदार नेता को वह सब कहने की छूट है जो न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका हो? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा मानहानि का मुकदमा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है, जहां अदालत में कार्यवाही अपने निर्णायक चरण की ओर बढ़ती प्रतीत हो रही है। मामला उस वक्त का है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्हें सार्वजनिक मंच से हत्यारा कहने तक की बात कही गई। आरोपों की जड़ में शोराबुद्दीन एनकाउंटर और जज लोया की मृत्यु जैसे संवेदनशील प्रकरणों का उल्लेख किया गया, जिन पर देश की सर्वोच्च अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इन मामलों में अमित शाह को क्लीन चिट दी जा चुकी है। इसके बावजूद आरोपों की भाषा, शब्दों का चयन और राजनीतिक संदर्भ, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जिसने अदालत को यह परखने पर मजबूर किया कि क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या फिर किसी व्यक्ति की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास। कोर्ट में चल रही सुनवाई में गवाहों के बयान, जिरह की बारीकियां और पक्ष विपक्ष की दलीलें यह संकेत दे रही हैं कि मामला केवल राजनीति का नहीं बल्कि जवाबदेही का भी है। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि जब किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका हो, तब भी सार्वजनिक मंच से उस पर हत्या जैसे आरोप लगाना सीधा सीधा मानहानि के दायरे में आता है। वहीं बचाव पक्ष इसे राजनीतिक आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ने की कोशिश करता दिख रहा है। इसी बीच अदालत में पेश गवाहों से पूछताछ, दस्तावेजों की समीक्षा और पूर्व न्यायिक आदेशों का संदर्भ यह स्पष्ट करता है कि यह केस सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि उस सोच का परीक्षण है जिसमें राजनीतिक लाभ के लिए न्यायिक फैसलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में पहले से कई मामले चल रहे हैं, जिनमें कहीं जमानत, कहीं सुनवाई और कहीं अपील की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में यह केस उनके राजनीतिक भविष्य, सार्वजनिक छवि और कानूनी जवाबदेही तीनों पर असर डाल सकता है। अदालत की कार्यवाही जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे यह सवाल और गहराता जा रहा है कि क्या राजनीति में आरोप लगाने की कोई सीमा होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो उसकी रेखा कौन खींचेगा, राजनीतिक मंच या न्यायिक पीठ? अब जरा इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ राहुल गांधी बनाम अमित शाह का नहीं है बल्कि उस राजनीति का है जो अदालतों के फैसलों से ऊपर खुद को मानने लगती है। कोर्ट में हुई हालिया सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जिस तरह से गवाहों को पेश किया, उससे यह साफ संकेत मिलता है कि यह मुकदमा भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर टिकाया गया है। रामचंद्र दुबे नाम के गवाह की गवाही इस केस में अहम मानी जा रही है, जिनसे राहुल गांधी पक्ष के वकीलों ने लंबी जिरह की। सवाल पूछे गए, शब्दों की व्याख्या मांगी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो, बयानों की टाइमलाइन और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को सामने रखा गया। अदालत के समक्ष मूल प्रश्न यही था कि क्या राहुल गांधी को यह जानकारी थी कि जिन मामलों का वह जिक्र कर रहे हैं उनमें अमित शाह को पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है, और अगर जानकारी थी तो फिर ऐसे आरोप क्यों लगाए गए? अभियोजन का दावा है कि यह कोई अनजानी भूल नहीं बल्कि सुनियोजित राजनीतिक बयानबाजी थी, जिसका उद्देश्य एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाना था। अदालत में यह भी रेखांकित किया गया कि शोराबुद्दीन एनकाउंटर केस और जज लोया की मृत्यु, दोनों ही मामलों में न्यायिक जांच हो चुकी है और किसी भी स्तर पर अमित शाह की संलिप्तता प्रमाणित नहीं हुई। इसके बावजूद इन मामलों को जोड़कर एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव बनाया गया जिसने जनता के बीच संदेह और भ्रम फैलाने का काम किया। कोर्ट के भीतर माहौल यह संकेत देता है कि जज इस बात को गंभीरता से परख रहे हैं कि क्या यह राजनीतिक आलोचना की श्रेणी में आता है या फिर आपराधिक मानहानि के दायरे में। बचाव पक्ष की दलीलें कई बार अदालत के सवालों के सामने कमजोर पड़ती दिखाई दी, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों का हवाला दिया गया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी व्यक्ति को हत्यारा कहना, वह भी तब जब अदालतें उसे दोषमुक्त कर चुकी हों, केवल राजनीतिक बयान नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि यह मुकदमा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। कांग्रेस के भीतर चिंता है कि अगर इस मामले में दोष सिद्धि होती है तो उसका असर न सिर्फ राहुल गांधी की व्यक्तिगत राजनीति पर पड़ेगा बल्कि पार्टी की रणनीति और नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होंगे।
वहीं दूसरी ओर भाजपा इसे कानून के राज और जवाबदेही का उदाहरण बता रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या भारत की राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन उनके परिणामों की जिम्मेदारी लेने का वक्त आने पर उसे राजनीतिक प्रतिशोध कहकर टाल दिया जाता है। अदालत का रुख, गवाहों की गवाही और दस्तावेजी साक्ष्य तीनों मिलकर यह संकेत दे रहे हैं कि यह मामला अब केवल बयान बनाम बयान नहीं रह गया, बल्कि कानून बनाम राजनीति की कसौटी बन चुका है। तो आज स्थिति बिल्कुल साफ है। यह मामला अब राजनीतिक शोर से निकलकर न्यायिक फैसले की दहलीज पर खड़ा दिखाई देता है। अदालत के सामने सवाल किसी पार्टी, किसी विचारधारा या किसी चुनावी रणनीति का नहीं, बल्कि यह तय करने का है कि सार्वजनिक जीवन में बैठे लोग शब्दों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय करेंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषमुक्त कर चुका है, तो उसके बाद भी उसी व्यक्ति पर हत्या जैसे आरोप लगाना क्या केवल राजनीति है या फिर कानून की अवमानना? राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा यह मानहानि मुकदमा इसी बुनियादी प्रश्न का उत्तर खोज रहा है। कानूनी जानकारों की राय है कि यदि कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि बयान जानबूझकर तथ्यों के विपरीत और छवि धूमिल करने के उद्देश्य से दिया गया था, तो सजा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका असर सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक संदेश होगा कि लोकतंत्र में आलोचना की आजादी है, लेकिन निराधार आरोपों की नहीं। आने वाले दिनों में अदालत का फैसला यह तय करेगा कि राजनीति में बयानबाजी की सीमा कहां समाप्त होती है और कानून की रेखा कहां से शुरू होती है। यही इस पूरे मामले का असली निष्कर्ष है।